Assalamu alaikum students, welcome to the 13th lecture of software design and architecture. I hope you are having fun in this course and you are learning new things. हमारे सारे कोर्स का मकसद ही ये है कि हम जो है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को छोटी छोटी वो अहम बातें बता दें जो आपको अच्छे से सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में हेल्प कर सके, इनेबल कर सके। तो अभी छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज भी हम ये देख लें कि हम पिछले बहुत सारे हफ्तों से, बहुत सारे लेक्चर से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर जो हमारा कोर्स है CSC 303, इसका फोकस क्या है या इसकी अहम बात हमारे पास क्या थी कि हमने डिज़ाइन एज अ फेज को हम कंसिडर कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब लाइफ साइकिल में हमारे पास 3-4 फेजेस होती हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, कोडिंग टेस्टिंग है और फिर उसकी मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस है। तो हमने ये इससे प्रीवियस पहले आपने पूरा एक कोर्स किया जिसमें हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी और अब हम ये देख रहे हैं कि इसी तरह से डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर क्या है, डिज़ाइन की जो पूरी फेज है ये कैसे करते हैं, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो हमने जब कोर्स शुरू किया तो हमने ये ग्राउंड वर्क या ये चीज़ लेआउट की। आज भी आपको दोबारा रिमाइंड कराने का मकसद यही है कि आपको रियलाइज हो, इम्पोर्टेंस याद रहे कि डिज़ाइन क्यों इतनी तफसील से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिज़ाइन सही नहीं बनाएंगे तो किसी तरह से भी आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं बन सकता। ठीक है, डिज़ाइन ग्राउंड वर्क ले करता है। रिक्वायरमेंट्स तो आपने ले ली, रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद जिस तरह का नक्शा बनाएंगे उस तरह की बिल्डिंग तामीर होगी। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स को आपने इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि एज गुड अ डिज़ाइन इज only then if only you can create a good design, then you can create a good software solution. ठीक है, तो अब इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव फेज है जिसके अंदर फर्दर दो हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं या दो ब्रेकडाउन्स है। एक ये कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की और जो दूसरी हमारे पास है वो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की या डिटेल्ड डिज़ाइन की। आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर है सिस्टम लेवल के कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चरिंग, कंपोनेंट्स के कनेक्शंस और उन कनेक्शंस के ऊपर बेस हुए हुए कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर में और अगली अहम बात क्या आती है? आर्किटेक्चर के स्टाइल्स या आर्किटेक्चर के पैटर्न्स। ठीक है, तो स्टाइल्स और पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम सो फार कौन कौन से कवर कर चुके हैं? हायरार्किकल, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्लाइंट सर्वर्स, सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स और डाटा फ्लो, बैच सीक्वेंशियल, पाइप एंड फिल्टर और फिर हमने कौन से कवर किए? फाइनली डाटा सेंटर्ड। और डाटा सेंटर्ड में हमने कौन से देखे थे? रेपोजिटरी, सेंट्रल रेपोजिटरी और ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो आज हम पहले बिफोर वी बिगिन टुडेस लेक्चर लेट्स सी व्हाट वी कवर्ड इन द प्रीवियस वन। लास्ट टाइम व्हाट वी कवर्ड वर शेयर डाटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। हमने जो क्लास पढ़ी, जो अहम चीज पढ़ी थी वो थी शेयर डाटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की। और इस क्लास के अंदर हमने कौन सा देखा? दो बेसिक इसके अंदर थे, जो दो सबसे ज्यादा कॉमन है वो सेंट्रल रेपोजिटरी के हैं और ब्लैक बोर्ड स्टाइल के। तो हमने पहले सेंट्रल रेपोजिटरी पढ़ा था और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि ब्लैक बोर्ड स्टाइल का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड स्टाइल के आर्किटेक्चर जो है वो 70s में इंट्रोड्यूस हुए थे और इनका मकसद क्या था कि हमारे पास डिफरेंट नॉलेज सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके और अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। अब यूज कैसे करना है? जो नॉलेज सोर्सेज हमारे पास क्रिएट होती हैं वो नॉलेज सोर्सेज हमारे कुछ रूल्स को होल्ड करती हैं। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव इज कि हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड है वो फैक्ट्स को होल्ड करता है और फैक्ट्स इन द सेंस डाटा को होल्ड करना है। तो वीव गॉट डाटा एंड वीव गॉट द रूल्स दैट स्पेसिफाई कि ये डाटा किस तरह का होगा और फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स या एजेंट्स एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, अपने एजेंट्स कह सकते हैं। ये एजेंट्स जो हैं, अच्छा एजेंट्स की टर्म भी आपको दोबारा से याद करा दूं कि एजेंट्स की टर्म क्या थी? एजेंट इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है जो कम्प्लीटली यूजर पे डिपेंडेंट नहीं होती।
ठीक है। तो इस तरह का नहीं है कि मैं बटन प्रेस करूंगी तो तभी काम होगा, रादर ये क्या करती हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इनके पास होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी से आपकी क्या मुराद है कि ये इस तरह से कर सकती हैं कि अपनी इन्वायरमेंट को सेंस करके या किसी इवेंट के नतीजे में कोई ना कोई एक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो यूजुअली ये होता है ना कि आपको दिया हुआ होता है कि आप स्टार्ट प्रेस करेंगे तो होगा, अगर एक्सेलरेट दबाएंगे तो एक्सेलरेट होगा, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगेगा। तो हर यूजर एक्शन के अगेंस्ट कोई काम हो रहा होता है, इन्वायरमेंट फिर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। सड़क के बीच में भी गाड़ी को ब्रेक लगा दो तो तब भी लग जाएगी। सॉफ्टवेयर में भी आप गेम खेल रहे हैं और आपने जो है खामखा गाड़ी रोक दी तो रुक जाएगी। तो वो जो इस तरह से है, दोज आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो एजेंट्स जो है वो इस हद तक यूजर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एजेंट्स क्या करते हैं कि वो खुद इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली उससे डाटा रीड कर रहे हैं, इवन जैसे हमारे हीट सेंसर्स होते हैं, और उस डाटा की रीडिंग की बेसिस के ऊपर कोई ना कोई खुद से फंक्शन कॉल करा सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिर क्या देखा था कि हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स अवेलेबल हैं और वो एजेंट्स जो हैं वो उसी हमारे सेंट्रल ब्लैकबोर्ड से है एसोसिएटेड हैं। ब्लैकबोर्ड क्या करता है कि अपने नॉलेज सोर्सेज को और अपने फैक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करता है और उसकी बेसिस पे जब भी कोई चेंज होता है तो उस चेंज को पब्लिश कर देता है, ठीक है। चेंज को पब्लिश करने का मतलब क्या है कि जितने भी एजेंट्स इसके साथ कनेक्टेड हैं उन सारे एजेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। अब आगे एजेंट्स की मर्जी है कि वो उस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं। अगर एक एजेंट ने अपनी स्टेट अपडेट करनी है तो वो स्टेट अपडेट कर लेता है, अगर उसने मतलब फॉरवर्ड जाना है, उसने किसी और को ट्रिगर करना है तो वो किसी और को ट्रिगर कर सकता। फिर एक और जो अहम बात हमने इसमें देखी थी वो ये थी कि सारे एजेंट्स किसी एक इवेंट के लिए सब्सक्राइब होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एजेंट्स अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से किसी इवेंट के लिए सब्सक्राइब हो सकते हैं, किसी इवेंट को लिसन फॉर कर सकते हैं, ठीक है। और जिस इवेंट के लिए वो सब्सक्राइब्ड हैं वो उसी इवेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आज जो हमारा जो सेंट्रल थीम है इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है उस ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर से, ठीक है। ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर में भी हम ये देख रहे थे कि इवेंट्स जनरेट होते हैं और इवेंट्स के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं। तो इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अगर आपको याद हो तो ब्लैकबोर्ड में मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि इसके सेंट्रल इसमें जो फंक्शन कॉल्स होती हैं वो इम्प्लिसिटली होती हैं, वो इवेंट्स की बेसिस के ऊपर होती हैं, ठीक है। जबकि हमने सेंट्रल रिपोजिटरी में पढ़ा था कि वो जो है वो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो खुद से डाटा के रिक्वेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो वहां पे ये था कि हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों थी। तो जो इम्प्लिसिट वाली डोमेन है हम उसी के अंदर आगे फर्दर देख रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है जो इस आइडिया पे बना हुआ है कि हम ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल्स की बेसिस के ऊपर कंपोनेंट्स को द कंपोनेंट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल्स। हमारे कंपोनेंट्स चलते हैं इस बात पे कि वो ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब इम्प्लिसिट आगे बढ़ने से पहले आपको इन्हीं चीज़ों के थोड़े से मतलब अलग से बता दूं। इम्प्लिसिट किसको कहते हैं? ऑटोमेटिक को, खुद ब खुद वाली को, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर पे डिपेंडेंट नहीं है। एसिंक्रोनस हमारे पास मैसेज की कॉल्स, ठीक है, मैसेज कॉल्स या फंक्शन कॉल्स, ओहो, मैसेज कॉल्स या फंक्शन कॉल्स हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक। तो ये मैसेज कॉल्स आपको याद हो तो प्रोसीजर कॉल्स की बात ही हो रही है। इसमें पहली कैटेगरी हमारे पास होती है सिंक्रोनस मैसेज कॉल्स की और दूसरी हमारे पास होती है एसिंक्रोनस मैसेज कॉल्स की, ठीक है। सिंक्रोनस मैसेज कॉल्स क्या होती हैं? मैंने मेन के फंक्शन में से सम के फंक्शन को कॉल दी, सम के फंक्शन में से डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल दी, ठीक है।
अब जब डिस्प्ले का फंक्शन अपना काम पूरा करके वापस आया तो सम का फंक्शन जो है ये दोबारा चलना शुरू हुआ। ठीक है, सम का फंक्शन इतनी देर होल्ड पे पड़ा हुआ था जितनी देर हम यहाँ से आगे डिस्प्ले में गए हुए थे। ठीक है, सम के फंक्शन ने अपना काम तब तक पूरा नहीं किया था जब तक डिस्प्ले ने अपना काम जो है पूरा नहीं कर लिया। जब डिस्प्ले ने वापस कर दी जो भी चीज उसने करनी थी और उसके बाद हम वापस सम में आ गए तो सम की फिर बाकी चीजें एग्जीक्यूट हुई, बाकी चीजें चली और वो बाकी सारी चीजें चलने के बाद वी केम बैक टू द मेन फाइल, मेन फंक्शन और दी मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आइडिया है, मेन भी इतनी देर खुला रहा था, मेन भी बंद नहीं हुआ था जब तक सम नहीं प्रोसेस हो गया, जब तक डिस्प्ले नहीं प्रोसेस हो गया, एंड देन ऑल ऑफ दीज रिप्लाईज वर सेंट बैक टू द ओरिजिनल और कॉलिंग फंक्शन। तो दिस आइडिया वेयर वन फंक्शन वेट्स फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, one function is dependent upon a response of the second function. These are synchronous message calls. ठीक है, synchronous ऐसे ही कंसिडर कर लो जैसे पेयर्स हैं कि अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट का फिर रिप्लाई का भी आने जरूरी है। ठीक हो गया। और एसिंक्रोनस मैसेज कॉल्स कौन सी है कि आपकी खाली रिक्वेस्ट जाएगी, रिप्लाई का आना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि हमने मेन में से फॉर एग्जांपल सम को कॉल की और सम में कहीं जो है हमने एग्जिट का फंक्शन लगा दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। अब वो टर्मिनेट कर दिया तो हमारी बाकी भी नहीं चली। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो टर्मिनेशन से ये हुआ कि उसकी स्टेटमेंट्स नहीं चली। जो एक्चुअली एसिंक्रोनस हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम थ्रेड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, थ्रेड्स भी हमारी प्रोग्रामिंग की ही एक टर्म है और इसमें ये होता है कि द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स from the called function does not wait for a response from the calling function। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारा फंक्शन कॉल दे रहा है वो रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करता कॉल्ड फंक्शन से। और ये थ्रेड्स हैं क्या, हमारे लार्ज प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर प्रोसेसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे मेन प्रोसेस का इनसे जो है एज सून एज के हमारे स्मॉल प्रोसेसेस बन जाते हैं तो वो अपने रिप्लाईज जो है वो मेन प्रोसेसेस को नेसेसरीली नहीं देते, किसी सिचुएशन में देते हैं कभी नहीं भी देते। जब नहीं दे रहे तो वो हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज कॉल्स है। ठीक है, तो ये आइडिया है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का और इसकी बेसिस के ऊपर जो है हमारे पास बना हुआ है सारे का सारा। ये इस पूरे आर्किटेक्चर की फिलॉसफी यही है, ऑटोमेटिक और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। तो आपने क्या रखना है, इम्प्लिसिट क्या है, ऑटोमेटिक, एसिंक्रोनस जिसमें रिप्लाई रिक्वायर्ड ना हो। The main purpose of this type of communication architecture is to provide a decoupling between the event message, the publisher, producer and the subscriber customer। ठीक है, तो अब जैसे ही ऑटोमेटिक की बात आई और तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात आई तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा अब ये भी क्योंकि खुद से ही फंक्शन कॉल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉल किसी न किसी इवेंट के रिस्पॉन्स में हो रही है। ठीक है, और जैसे हमने ब्लैक बोर्ड में देखा था कि इवेंट्स जब अकर होते हैं तो वो हम बाकी अपने कनेक्टेड कंपोनेंट्स को पब्लिश कर देते हैं और वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स लिसन फॉर करते हैं। तो अभी भी जो है हमारे पास जो मेन इसके आइडियाज हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, दे आर द सेम कि कोई आपके पास इवेंट्स हैं या मैसेजेस हैं जो कि पब्लिश हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं या कस्टमर्स हैं दैट आर एक्चुअली लिसनिंग फॉर दोज इवेंट्स। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में ये वाले आर्किटेक्चर्स जो हैं एक्सट्रीमली कॉमन है। डिस्ट्रीब्यूटेड में अब एसिंक्रोनस और इम्प्लिसिट है तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे कंपोनेंट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर फॉल नहीं कर रहे। हमारे कंपोनेंट्स डू नॉट नीड टू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद वन अनदर। हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी सेंट्रल इवेंट प्रोड्यूसर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक, आपके पास अगर एक अल्फा कंपोनेंट है और एक बीटा कंपोनेंट है तो इनको आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जो सेंट्रल इवेंट प्रोड्यूसर है ये उसी के साथ एसोसिएटेड है और यहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, इन दोनों को मिल रही है और ये उसकी बेसिस पे अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं।
Instead of invoking a procedure directly, a component can announce or broadcast one or more events. ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन भी करती जाऊंगी ताकि आप लोग इसको ब्लैक बोर्ड के साथ कंफ्यूज ना करें. ठीक है, हमने पहली दफा इम्प्लिसिट इन्वोकेशन का आइडिया ब्लैक बोर्ड के साथ ही देखा था. ठीक है, तो इट्स नेचुरल कि अगर आप कुछ रेफरेंसेस उसके साथ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको साथ साथ चीजें बताती जा रही हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट दैट आइडिया, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट. और फर्क क्या है? पहली चीज तो ये है कि उसमें तो कंपल्सरी था ना कि हमारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे. इसमें ऐसी कंपल्शन नहीं है. हमारे पास सेंट्रल जो एलिमेंट है, दूसरी बात, हमारे पास सेंट्रल जो एलिमेंट है ये जरूरी नहीं है कि ये डाटा स्टोर हो, ये इन इटसेल्फ एक और क्लास भी हो सकती है. तो हमारे पास जो पब्लिशर है वो भी एक क्लास है और उसके जो आगे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी एक क्लास है. ठीक है, ब्लैक बोर्ड में कंपल्शन थी कि वहीं पे डाटा स्टोर हो रहा होएगा और उसी के बेसिस के ऊपर कोई हम रूल्स लगा रहे होंगे और वो रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई होके और फिर आगे हमारे एजेंट्स को जा रहे होंगे. इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट हमारे पास इम्प्लिसिट इन्वोकेशन स्टाइल के अंदर नहीं है. इम्प्लिसिट इन्वोकेशन में ये कंस्ट्रेंट तो है कि हमारे इवेंट्स जनरेट होंगे और इवेंट्स के रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक होंगे. ट्रू, लेकिन ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि जनरेशन के लिए कोई हमारा डाटा स्टोर ही होगा या कोई और रेगुलर क्लास भी हो सकती, कोई भी क्लास हो सकती. इवन ये भी हो सकता है कि हमारे दो इस तरह के कंपोनेंट्स हों कि जो दोनों जो है इवेंट्स जनरेट करने की एबिलिटी रखते हो. फाइन, ठीक है. और दूसरा ये कंपल्शन भी नहीं है कि जो हमारे बाकी कंपोनेंट्स हैं वो लाजमी सिर्फ इसी से कम्युनिकेट करेंगे. हमारे कंपोनेंट्स एक दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. So instead of invoking a procedure directly, a component can announce or broadcast one or more events. ठीक है, अब एक फंक्शन कॉल डायरेक्ट देने की बजाय वो क्या करता है कि हमारे पास जो सेंट्रल जो मेन पब्लिशर है वो अपने इवेंट को ब्रॉडकास्ट कर देता है. ब्रॉडकास्ट कर दिया तो ब्रॉडकास्ट करने से हुआ कि जो जो उसके लिसनिंग थे उन सब ने उस इवेंट को लिसन फॉर कर लिया और उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी उन्होंने लेने हैं एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस उन्होंने ले लिए. ठीक है, अब इसमें जिस तरह आप ये कंसिडर कर ले कि हमारे पास हीट सेंसर्स लगे हुए हैं सारे कमरों के अंदर. ठीक है, और हीट सेंसर्स लगे हुए हैं तो उनका बेसिक प्रोसीजर ये है कि हीट सेंसर कॉन्स्टेंटली अपनी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रीड करता है. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से इंक्रीज हो जाए तो वो इसको एज एन इवेंट जो है वो अपनी सेंट्रल कमांड के पास भेज देता है. ठीक है, अभी इवेंट ट्रिगर हुआ है और इसने जो है वो सेंट्रल कमांड के पास भेज दिया. सेंट्रल कमांड ने ये इंफॉर्मेशन जो है आगे जितने भी वाटर सेंसर्स थे उनको सेंड कर दी. ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारे पास एक सेंट्रली लोकेटेड एक कमांड सेंटर है, एक हमारे पास हीट सेंसर है. हीट सेंसर ने सेंस किया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसने ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी सेंट्रल कमांड को भेज दी. सेंट्रल कमांड ने फिगर आउट किया कि अच्छा ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा हो रहा है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ फायर. तो उसने ये कंडीशन ऑफ फायर जो है ये ब्रॉडकास्ट कर दी और ये ब्रॉडकास्ट कर दी सारे वाटर सेंसर्स को. तो अब जहां जहां पे भी पानी वाले वो लगे हुए थे उन्होंने जो है पानी रिलीज करना शुरू कर दिया. ये अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व है. ठीक है, और जहां आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें ये बात भी हो सकती है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व हो और ये बात भी हो सकती है कि ये सारे के सारे कंप्लीटली सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, A component can announce or broadcast one or more events. एक component जो है वो एक event भी broadcast कर सकता है, एक से ज्यादा भी broadcast कर सकता है. ठीक है, तो उससे क्या होगा? Other components in the system can register an interest in an event by associating a procedure with the event. जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर जो दूसरे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक इस तरह का प्रोसीजर, एक इस तरह का फंक्शन लिख सकते हैं कि जो फंक्शन जो है वो उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई
एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये जो है ना रजिस्टर एंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तब रजिस्टर होता है जब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। When an event is announced, the broadcasting system connector invokes all of the procedures that have been registered for the event. जब इवेंट अनाउंस हो जाता है तो ब्रॉडकास्टिंग का जो सिस्टम है वो उन सारे जो फंक्शंस हमने इधर बनाए थे उन सारे फंक्शंस को चला देता है। ठीक है, तो जो जो कंपोनेंट्स थे जिन्होंने अपने फंक्शंस लिखे थे, ये सारे फंक्शंस जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब इवेंट बेस्ड या इम्प्लिसिट इन्वोकेशन स्टाइल सूटेबल कहाँ है? उन एप्लीकेशंस के लिए जिनमें लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स हो, कंपोनेंट्स का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत ना हो, और वो सारे जो हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड मेन प्रोसेस एनेबल अदर ऑपरेशंस। ठीक, तो वो ऑल ऑफ देम आर डूइंग वन थिंग, और उनके एक काम से बाकियों के काम जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हीट सेंसर के हीट सेंस करने से जो है जो वाटर वाले हमारे सेंसर्स थे उनको भी फर्क पड़ रहा था। ठीक, तो वो वही वाला आइडिया है कि उन्होंने अपना एक इवेंट, अपनी एक बात, अपनी एक चीज स्टेट चेंज जो है वो डिटेक्ट की और ब्रॉडकास्ट की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी जितने थे उनकी अगर स्टेट चेंज अकर होनी है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अकर हुई है। ठीक है, देन वी हैव दीज आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस दैट मस्ट बी रिकॉन्फ़िगर्ड ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब होता है रन टाइम पे। ठीक है, रन टाइम पे आई एम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, और इंटरनेट से कनेक्टेड में मेरी एक पर्टिकुलर जो है कंप्यूटर सर्वर, जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होता है ना, आपका डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, आप अपने यूनिवर्सिटी के सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यूनिवर्सिटी का सर्वर जो है वो आगे ISP के साथ किसी के साथ कनेक्ट होता है। सब हुआ क्या कि एक जो मेरा यूनिवर्सिटी का मेन सर्वर था वो डाउन हो गया, लेकिन जो बैकअप सर्वर था वो चल रहा था। ठीक है, तो कंप्यूटर ने ये बात डिटेक्ट की, हमारे यूनिवर्सिटी के मेन सर्वर ने ये बात ब्रॉडकास्ट कर दी कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। ठीक है, जो उसका कनेक्शन था वो डिसेबल हो गया, तो वो स्टेट ऑफ चेंज या वो इवेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट हो गया। वो ब्रॉडकास्ट हो गया तो अब सारे कंप्यूटर्स जो इस पे कनेक्टेड थे दे कैन रीड दैट। और अब हमने ये किया है कि हमने उसी वक्त जो है बैकअप सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया। आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, इंटरनेट कनेक्शन की एक जो एप्लीकेशन छोटी सी मौजूद है, वो कॉन्स्टेंटली ये काम कर रही होती है। वो डाटा पैकेट सेंड कर रही होती है ओवर द नेटवर्क, ये चेक कर रही होती है कि कब स्टेट है और कब नहीं है। जैसे ही नेट नहीं आता तो ठग से आपका जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स बता देता है कि आप नेट से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपके प्रॉक्सी सर्वर का कोई मसला हो तो वो आपको बता देता है कि प्रॉक्सी आपने सही नहीं डाली। ठीक है, तो ये चीज है, ये स्टेट की डिटेक्शन कॉन्स्टेंटली उसमें हो रही है। और अब क्या है कि जब उसको पता चल गया कि एक चीज नहीं हो रही तो वो किसी दूसरी चीज के साथ उसी वक्त हो गया। ऐसा नहीं है कि चलो सारा कुछ बंद करो और फिर पीछे से जाके ये निकालो और वो निकालो और तब होगा। तो ये जो रन टाइम पे डिसीजंस जब आपने करने हैं कि एक नहीं दूसरा सर्वर इधर नहीं उधर अटैच करना है, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत they are the most suitable ones for event based या implicit invocation architectures. For example, इसी on the fly के अंदर हम देख रहे हैं changing service providers और enabling और disabling capabilities। ठीक है, enabling disabling capabilities में भी यही है कि एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और एक सॉफ्टवेयर जो है अगर वो एक टाइम में कोई एबिलिटी देता है और दूसरे में नहीं देता तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर की एबिलिटी कैसे चेंज करते हैं? अक्सर ये होता है कि आपने एक वेबसाइट खोली है, वेबसाइट जो है वो रेगुलर सिनेरियोज में जो है आपको पिक्चर्स की अपलोड करके उसको रोटेट करने की एबिलिटी देती है। ठीक है, लेकिन कुछ सिस्टम की मेंटेनेंस हो रही है या जिसकी भी वजह से वो अभी ये काम नहीं कर सकती। ठीक, तो एज सून एज कि आपने एक रिक्वेस्ट पुट की कि आपने इमेज को रोटेट करना है तो उसी वक्त उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, इवेंट ट्रिगर हुआ और उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया कि द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अभी सॉफ्टवेयर हमें बंद नहीं करना पड़ा, सॉफ्टवेयर सर्वर पे होस्टेड है, चल रहा है, उसके बाकी फीचर्स इनेबल्ड हैं, आपने एक कोई सर्टन फीचर इनेबल या डिसेबल कर दिया है। और ये इनेबलिंग या डिसेबलिंग किस बात पे की है? हमने किसी डाटा की वैल्यू पे की है। ठीक है, अगर सर्वर जो है वो रेडी स्टेट में
रेडी स्टेट में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। सर्वर अगर ओवरलोड स्टेट में आ जाए, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जो है कॉन्करेंट रिक्वेस्ट 200,000 से ज्यादा हो जाए, तो फिर ऐसे करो कि पिक्चर की रोटेशन की एबिलिटी खत्म कर दो। ठीक है, तो ये जो ऑन द फ्लाई अभी कुछ भी बंद नहीं करना पड़ा, बंद किए बगैर रन टाइम के पे जो चीजें चेंज की जाने की एबिलिटी है, इस तरह की उस आर्किटेक्चर, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो आर्किटेक्चर हमारे पास है वो इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। वो हमारी इन्वायरमेंट से, वो किसी कंडीशन पे, वो किसी डाटा वैल्यू पे ये कर लेगा कि डिसेबल कर देगा, कैपेबिलिटीज इनेबल कर देगा, या सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर देगा, या जो भी फीचर्स उसको चेंज करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, वो कर लेगा। इवेंट बेस्ड के अंदर कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, ठीक है। हर आर्किटेक्चर के साथ हम ये चीजें देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कनेक्टर्स क्या हैं और इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो उसी में हम ये देख रहे हैं कि इवेंट बेस्ड के कंपोनेंट्स क्या हैं। मॉड्यूल्स जिनके इंटरफेसेस प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर मेथड्स एंड द सेट ऑफ इवेंट्स दैट इट में अनाउंस। इस डेफिनेशन में नई बात क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स दैट इट में अनाउंस, ठीक है। बाकी वही है, कंपोनेंट्स हैं, क्या है, मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स हैं जिनके इंटरफेसेस हमने पहले से बताए, जिनमें बताया हुआ है कि कौन कौन से फंक्शंस आप इसके एक्सेस कर सकते हैं। आप इसके स्क्वायर रूट का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, आप इसका अंडर रूट का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, आप इसका साइन कोसाइन वाला फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, इंटरफेसेस तो हमने पहले भी बताए हुए थे, हमने बाहर के यूजेज वाले तो पहले भी बताए हुए थे, ठीक है। तो वो तो तब भी थे, अब भी हैं। नई बात क्या है, एंड अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट इट में अनाउंस। जो इवेंट्स, जो ट्रिगर्स ये कर सकता है, उन ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अब उन फंक्शंस कॉल्स के अलावा एक्स्ट्रा प्लस वाली बात क्या है कि हमने इवेंट्स भी बता दिए कि ये वाली पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से इवेंट्स देगा। अगली चीज हमारे पास क्या है, कनेक्टर्स की, ठीक। कनेक्टर्स क्या है, बाइंडिंग्स बिटवीन इवेंट अनाउंसमेंट एंड प्रोसीजर या मेथड कॉल्स। कनेक्टर्स क्या है, ये इन्हीं मेथड कॉल्स को, अनाउंसमेंट्स को, इवेंट अनाउंसमेंट्स को बाइंड करने के काम आते हैं। अब इस सारी का मीनिंग क्या है, कैसे चलेगा, आपको एक इसकी बेसिक आप डायग्राम देख लें, फिर आपको एक और बताती हूँ। हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है और एक ब्रॉडकास्ट मीडियम के थ्रू जो है एक इवेंट जो है वो एक एजेंट जो है वो अनाउंस करता है इवेंट, जो मीडियम के थ्रू होके बाकी सारे एजेंट्स तक पहुंच जाती है। और ये एजेंट्स जो हैं, दीज हैव बीन लिसनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, सो दे रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट, ठीक है। अब ये कंसिडर करो कि मेरे पास एक छोटी सी क्लास है। अच्छा, क्लास लेवल पे आपको बता रही हूँ, ये याद रखिएगा कि हम बात आर्किटेक्चर की कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, सिर्फ समझाने के लिए आपको छोटे से लेवल पर बता रही हूँ। इसी लेवल को आप ह्यूजली एक्सपैंड करें तो आपका आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स इसी तरह बन जाते हैं। एक छोटी सी क्लास है और इस क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल डाटा, ठीक है। डाटा की क्लास के अंदर मेरे पास एक इंटीजर पड़ा हुआ है, ठीक। अब डाटा की क्लास के साथ एसोसिएटेड है एक और क्लास, और इस क्लास का नाम है बाइनरी। बाइनरी का काम क्या है कि जो इंटीजर इधर डाटा में दिया हुआ है उसकी बाइनरी करके देता है, ठीक है। इसके साथ एक और क्लास एसोसिएटेड है हेक्सा, हेक्साडेसिमल, और इसका काम क्या है कि जो डाटा वाली क्लास के अंदर इंटीजर पड़ा हुआ है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज कर दे। जो तीसरी मेरे पास क्लास है वो है ऑक्टा, ठीक है। और ये क्या करती है कि इसी डाटा के अंदर जो इंटीजर पड़ा हुआ है उसको उसकी ऑक्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको बता देती है। अब अगर इंटीजर की वैल्यू 8 है तो उसकी बाइनरी फॉर्म इस तरह की कोई होगी, ठीक है। इसी की हेक्साडेसिमल फॉर्म कुछ और होगी, ठीक है। हेक्स फॉर्म कुछ और होगी, ऑक्ट फॉर्म इसकी कुछ और होगी। लेकिन इसी 8 को अगर आप चेंज करके 9 पे ले जाते हैं
अब इसकी बाइनरी फॉर्म कुछ और होगी, ठीक है। ऑक्टा फॉर्म इसकी 8 की इस तरह बनेगी, और इसी की 9 वाली आप बना लेंगे तो फिर आपके पास कुछ और बन जाएगा। 7 इधर आ जाएगा, 8 9 इधर आ जाएंगे। हमारे पास ये हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 9 तक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये 9 के अंदर हेक्स जो है वो सही रहेगा, 8 भी इसके अंदर रहेगा। पॉइंट आई एम मेकिंग, एज सून एज कि ये चेंज होता है, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ये इवेंट बेस्ड का आइडिया है कि इसकी स्टेट चेंज से इन सब की स्टेट चेंज हो जाती है। फाइन, ठीक है। अब कैसे हो जाती है? एक तो ये कि ये जो डाटा वाली क्लास है इसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और इस लिस्ट में लिखा हुआ है इन तीनों क्लासेस का नाम, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा, ठीक है। और फिर जैसे ही इसी डाटा वाली क्लास के अंदर एक अपडेट का फंक्शन है, ठीक है, और वो अपडेट का फंक्शन ये बताता है कि कब वैल्यू 8 से 9 हो गए, 8 हो गई या 9 हो गए। जैसे ही ये अपडेट का फंक्शन रन होता है तो अपडेट का फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल देता है, नोटिफिकेशन के फंक्शन को। नोटिफिकेशन का फंक्शन क्या करता है कि जो लिस्ट हमारे पास मौजूद थी उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नोटिफाई कर देता है, उनके अपडेट फंक्शंस को कॉल देता है। मतलब कि हमारे बाइनरी डॉट अपडेट कॉल हो जाती है, ठीक है, ऑक्टा डॉट अपडेट कॉल हो जाती है, और हेक्सा डॉट अपडेट कॉल हो जाती है। ये वाले जो अपडेट के फंक्शंस हैं ये इन क्लासेस के अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो से एज सून एज कि ये चेंज होता है ये सारों को बता देता है। इसने सारों को बता दिया और सारों के अपडेट फंक्शन कॉल हुए तो उन्होंने अपनी अपनी स्टेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी। अब इसमें एक हमने कहा था कि ये आपस में कम्युनिकेट कर भी सकते हैं। इनवेरिएंट क्या है या डिफरेंट क्या है कि समटाइम्स अनाउंसर ऑफ इवेंट्स डू नॉट नो विच कंपोनेंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दोज इवेंट्स। यूजुअली तो जो अनाउंस इवेंट कर रहा होता है उसके पास लिस्ट होती है, लेकिन देर आर मेथड्स इन विच के ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि इस इवेंट के एंड पे नतीजा क्या निकलेगा। वेदर आपकी बाइनरी जो है वो चेंज हो जाएगी, नई बाइनरी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी, या बाइनरी चेंज नहीं होगी, कोई वो उस तरह का सिनेरियो हो जाएगा कि ये बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नोटेशन दे देगा, ठीक है। कंपोनेंट्स कैन नॉट मेक अजम्पशंस अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। ये भी आप कहीं पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अगर 4 इवेंट लिसनर्स हैं तो उन 4 इवेंट लिसनर्स में से सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा, सबसे पहले किसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। Components cannot make assumptions about what processing will occur as a result of their events, ठीक है। तो components ये बात नहीं डिटर्मिन कर सकते कि उनकी प्रोसेसिंग का नतीजे क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, वेदर एजेंट्स की स्टेट चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, हो जाएगी तो क्या नई स्टेट होगी, और नई स्टेट की बेसिस पे आइदर पूरे सिस्टम को कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट का सिर्फ इतना सा काम है, अपनी स्टेट चेंज हो गई है, ब्रॉडकास्ट कर दो, सारों को बता दो, फिर सारों ने जो करना है, बाकी जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने जैसे भी रिस्पॉन्ड करना है, उन्होंने जो भी फंक्शन चलाना है वो चलाना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। Connectors in an implicit invocation system include the traditional procedure calls in addition to binding between events। अब इसमें स्पेशल बात इनवेरिएंस ही हम चेक कर रहे हैं, तो एक इसकी स्पेशलाइजेशन ये भी है कि इवेंट हमने कहा था कि इम्प्लिसिट कॉल्स होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, तो कभी कभी हम ऑटोमेटिक के साथ ट्रेडिशनल प्रोसीजर कॉल्स या एक्सप्लिसिट कॉल्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। एक इवेंट अकर हो गया है, उसके बाद आपने यूजर को नोटिफिकेशन की दे दी और उसको फोर्स किया कि अब वो स्पेसिफाई करे कि अगला क्या काम करना है, और उस फोर्सफुलनेस के साथ जो हमने नेक्स्ट चीज की थी तो हमने कोई रेगुलर प्रोसीजर कॉल भी उसके साथ कर दी। हमारे इस सिस्टम की टर्म्स में भी यही बात है कि एक तो आपके इवेंट की बेसिस पे जो अपडेट्स होने थे वो होने ही थे, उसके साथ आपने रेगुलर प्रोसीजर कॉल्स भी एसोसिएट कर दिए। इसकी अगेन जो सबसे मजेदार एग्जांपल है वो आईडीईज की है, ठीक है। आईडीईज में अगर आपने देखा हो तो इस्तेमाल भी आप लोगों ने किया ही होगा, डिबगिंग का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। अब डिबगिंग के प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो आईडीई की स्क्रीन दी हुई है, आईडीई जहां पे हम बैठ के कोड लिख रहे हैं,
उस कोड के साथ हमारी जैसे ही आप इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट वो नहीं है जो हमें एक्सपेक्टेड था, हम कुछ और तवक्को कर रहे थे, जो आप कुछ और आ गया है। तो कैसे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या है? हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। डीबगिंग का आइडिया क्या है कि एक एक लाइन करके चला लें, और एक एक लाइन करके चलाने से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर मसला क्या। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब भी आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो वो एक इवेंट है। ठीक है, वो एक ट्रिगर है, वो एक इवेंट है कि यहाँ पे 4 लाइनें एग्जीक्यूट हो गई, उनका रिजल्ट आ गया, फिर इट रियलाइज्ड कि ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, तो वो आपकी आउटपुट विंडो से हमारी आईडी तक वापस आ गया। तो दैट इवेंट ट्रिगरिंग, दैट ब्रेक पॉइंट वर्क्स एज ए ट्रिगर ऑफ एन इवेंट। अब जैसे ये इवेंट अकर हो गया तो फिर हमारी मेमोरी ने क्या किया कि उसने वेरिएबल्स की जितनी वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पे हमारी जो एक और विंडो है, और उस विंडो के अंदर हम वेरिएबल्स की स्टेट चेक कर सकते हैं। तो हमारी मेमोरी ने वेरिएबल्स की जो करंट वैल्यूज हैं वो हमें डिस्प्ले करा दी। और इसमें जो मजे की बात है वो ये है कि हम ब्रेक पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये पहले से कंपाइलर को नहीं पता होता, ये कंपाइलर को तब पता चलता है जब हमारे पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये अंदाजा होता है कि किधर लगा हुआ है ब्रेक पॉइंट और किधर से जाके जो है उसको किस तरह से चेंज करना है। तो ये इम्प्लिसिट इन्वोकेशन है, ये पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये रन टाइम के सिनेरियोज पे डिसाइड हुआ है। ये जो है वो रन टाइम पे जो स्टेट थी उसने डिटरमिन किया है कि अब ब्रेक पॉइंट इधर जाना है, और ब्रेक पॉइंट आया है और ब्रेक पॉइंट पे आपने कंट्रोल इधर लेके जाना है। अब इन्हीं उसी की एग्जाम्पल की फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर यही फिलोसफी होती है, डिबगर स्टॉप्स एट अ ब्रेक पॉइंट एंड मेक्स द अनाउंसमेंट। ठीक है, तो जो हमारे डिबगर है उसका काम ये है कि वो ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप करे और अनाउंस कर दे कि जी इवेंट अकर हो गया, डिबगिंग की मोड में आ जाए। एडिटर रिस्पॉन्ड्स टू द अनाउंसमेंट। एडिटर क्या करता है कि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई एक्शन करता है। क्या एक्शन करता है? बाय स्क्रोलिंग टू द अप्रोप्रिएट सोर्स लाइन। ठीक है, वो उसी एक लाइन के ऊपर जाके उसको हाईलाइट कर देता है, उधर ले जाता है कि अच्छा ये चल रही है, एंड हाईलाइट्स दैट लाइन। ठीक, तो वो पूरे 400 लाइन 500 लाइंस ऑफ कोड के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला जाता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके उसको हाईलाइट कर देता है कि ये लाइन है कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट जनरेट हुआ था हमारे पास। और हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर भी यही होता है कि ट्रिगर्स जनरेट होते हैं, और ट्रिगर्स क्या होते हैं? इसी तरह के ऑटोमेटिक इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका बैलेंस अकाउंट का बैलेंस एक स्टेट से कम हो जाता है तो वो उसके बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस जारी कर देता है। ठीक है, इवन जैसे बल्कि डाटाबेस तो क्या, आप अगर यूफोन की सर्विसेज ही कंसिडर कर लें, भारत की सर्विसेज कंसिडर कर लें, कि जब आपका फोन का बैलेंस एक सर्टेन अमाउंट से कम हो जाता है, पैसे कम हो गए, तो वो एक ऑटो जनरेटेड नोट आपके पास आ जाता है, एसएमएस आ जाता है जो आपको खुद ही बता देता है कि भाई आपका बैलेंस इस लिमिट से कम है, आप रिचार्ज कर लें। ठीक है, या आपको जो है रिचार्ज के लिए फिर आपको वो एक क्या है शेयरिंग वाली कोई एक वो की सर्विस है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। यूजर इंटरफेसेस में होता है टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एप्लीकेशंस दैट मैनेज द डाटा। ठीक है, इसको और भी डिटेल से देखेंगे हम जब हम अपने अगले पैटर्न पे जाएंगे, तो उसमें ये वाली बात और भी हमें क्लियर हो जाएगी। अभी जो आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल में इसी का इवेंट बेस्ड की 2 वेरिएशंस बता दूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हमें इनसे कंसर्न नहीं है। जो 2 वेरिएशंस हैं वो नॉन बफर्ड और बफर्ड हैं। ठीक है, तो नॉन बफर्ड जो है हमारे पास उसमें क्या है, द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, इवेंट सोर्सेस एंड इवेंट लिसनर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स 2 ही हैं, एक इवेंट के सोर्सेज हैं जो इवेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक इवेंट के लिसनर्स हैं जो उस इवेंट को लिसन फॉर कर रहा है। ठीक है,
The event registration process connects these two partitions and there is no buffer available between these two partitions. Event registration या जो functions की call है जो हमारे पहले से या event sources से event listeners तक जा रही है, वो इन दोनों का connection है, या वो they are the connectors in this particular architecture. ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू हैं, ये हमारे पास sources है और ये हमारे पास listeners है, और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू दीज इवेंट्स. ठीक है, जब जब आपने इवेंट के लिए रजिस्टर किया है तो यू क्रिएटेड अ कनेक्शन बिटवीन वन एंड दी अदर एंड देयर इज नो बफर अवेलेबल बिटवीन दीज टू पार्टीज. तो कोई बफर नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है. ठीक है, बफर कंप्यूटर की टर्म्स में इज स्टोरेज ऑफ समथिंग, स्टोरेज ऑफ यूजुअली डाटा. लेकिन ये डाटाबेस वाली स्टोरेज वाली डाटा नहीं है, ये टेम्परेरी स्टोरेज वाली है. बफर में हम करंटली जो भी हमारे पास डाटा आ रहा होता है, स्ट्रीम आ रही होती है, हम उसको स्टोर करते हैं. ठीक है, in the event-based implicit invocation non-buffered each object keeps its own dependency list. अब क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रल इस तरह का नहीं है, बफर नहीं है, तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर जो जो डिपेंडेंट्स हैं वो उनकी लिस्ट मेंटेन करे. ठीक है, डिपेंडेंट्स कौन से डिपेंडेंट्स हैं? वो सारे कंपोनेंट्स दैट आर लिसनिंग फॉर योर इवेंट. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल 4 लिसनर्स हैं. तो अब ये इस ऑब्जेक्ट का अपना हेडेक है कि वो संभाल के रखे एक इस तरह की लिस्ट के जिसके अंदर वो इन सारों का कोई ना कोई रेफरेंस रखे. ठीक है, जब भी इसके पास इवेंट होगा तो इसने कम्युनिकेट तो करना है, बताना तो है. और ये कम्युनिकेट या ये बताना किसी फंक्शन की कॉल में ही होता है, किसी मैसेज या प्रोसीजर कॉल में होता है. मैसेज या प्रोसीजर कॉल तब देते हैं, आप ऑब्जेक्ट का मैसेज तब कॉल कराते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है. ठीक है, जब तक आपने पहले कभी ये नहीं किया होगा कि क्लास ए और ए का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया A1, जब तक आप ये काम नहीं कर लेते, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते, तब तक आप उस A1 के रेफरेंस से अपडेट का फंक्शन कोई और फंक्शन कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स है, इवेंट जनरेटर्स है और इवेंट लिसनर्स है. बीच में कोई इंटरमीडिएट पार्टी नहीं है, तीसरा कुछ नहीं. तो फिर जो ये लिस्ट संभालने वाला काम आ गया, ये किसके पास आ गया? ऑब्जेक्ट्स के अपने पास आ गया. एनी स्टेट चेंजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इम्पैक्ट इट्स डिपेंडेंट्स. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट में जो भी स्टेट चेंज होगी, ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होगा तो वो डायरेक्टली जो है हम उसके डिपेंडेंट्स को या इवेंट के लिसनर्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. The basic concept of event-based architecture is, which is the opposite of the direct method, कि invoker must wait for the response from the called module. And in this particular case, the invoker does not proceed until the called party responds. ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस implicit invocation में और explicit method में है कि यहाँ पे जो जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी प्रोसेसिंग, जिस क्लास ने सबसे पहले अपडेट करके बाकियों को बताया था, इवेंट को ट्रिगर किया था, वो किसी रिस्पांस का इंतजार नहीं करता. इट डज नॉट वेट फॉर अ रिस्पांस फ्रॉम दी अदर फंक्शंस. ठीक है, ये उन फंक्शंस की कॉल्स तो दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे कंट्रोल इसको जब तक वापस नहीं आएगा तो तब तक इसकी अपनी प्रोसेसिंग नहीं होएगी. कौन कौन सी एप्लीकेबल डोमेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे है कि आप ये आराम से नॉन बफर्ड आर्किटेक्चर लगा सकते हैं, इंटरैक्टिव GUIs के साथ लगा सकते हैं. ठीक, GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, IDE एनवायरनमेंट्स के साथ जो हमारे GUI कंपोनेंट्स हैं, हम उनके साथ ये आराम से लगा सकते हैं. जो हमारी स्क्रीन्स हैं वो एबिलिटी रखती हैं, उनके साथ ये हम एबिलिटी सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उनके अंदर कि वो इन इवेंट्स को हैंडल करके और इन इवेंट्स को पीछे अपने डाटाबेस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. और हम कहाँ लगा सकते हैं? उन एप्लीकेशंस में दैट रिक्वायर लूज कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स दैट नीड टू नोटिफाई और ट्रिगर अदर कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के आपस में ताल्लुक होने की जरूरत नहीं, जहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को अपना अपना काम खुद ही पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे किसी इवेंट के लिए जो है डिपेंड करते हैं. तो वहाँ पे हम आराम से जो है नॉन बफर्ड इवेंट बेस्ड लगा सकते हैं.
और व्हेन इवेंट हैंडलिंग आर नॉट प्रिडिक्टेबल, जब आप ये नहीं बता सकते कि किस सीक्वेंस में किस तरह से होंगे, कितने इवेंट्स हो सकते हैं और कितने उसके लिस्टेंस हो सकते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो तब हम नॉन बफर्ड आर्किटेक्चर लगा सकते हैं। फायदा क्या है, फ्रेमवर्क्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। नॉन बफर्ड के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। फ्रेमवर्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्रिएट करके दे देता है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फ्रेमवर्क्स आपको प्रोवाइड करता है। अब वो फ्रेमवर्क्स एक्चुअली तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है और टूल उनका विजुअल स्टूडियो, और फ्रेमवर्क जो है वो आधा लिखा हुआ वो कोड है, जिस कोड को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक पैटर्न के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जो है वो एक किसी पैटर्न है, किसी सिंटैक्स के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्राउंडवर्क आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दे रहा है। रीयूजेबिलिटी बहुत है कंपोनेंट्स की, सिंस हमने कहा था कि डायरेक्टली कंपोनेंट्स एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है, वो ऑल दे आर डूइंग इज लिसनिंग फॉर द सेम इवेंट, तो इस वजह से रीयूजेबिलिटी बहुत है। सिस्टम की मेंटेनेंस और उसकी एवोल्यूशन आसान है, ठीक है। इसी रीयूजेबिलिटी की वजह से जब इवेंट सोर्सेज आप और ऐड कर सकते हैं, इवेंट के लिस्टर्स और ऐड कर सकते हैं। इंडिपेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी, अगेन डायनामिक रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। कोई भी कंपोनेंट रन टाइम पे ये डिसाइड कर सकता है कि वो इस इवेंट को लिसन फॉर करेगा और इसको नहीं करेगा, तो इस वजह से हमारे सिस्टम्स फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। और पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट हैंडलिंग इज पॉसिबल। एक ही इवेंट जब सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा जा रहा है तो उसके ऊपर पैरेलल में काम हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है, टेस्टिंग और डिबगिंग मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इवेंट ट्रिगर कैन नॉट डिटरमिन व्हेन अ रिस्पांस हैज फिनिश्ड और द सीक्वेंस ऑफ ऑल रिस्पांसेस, ठीक है। क्योंकि हम रिस्पांसेस को उस तरह से पैरामीटराइज नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते कि ये किधर किधर जाएंगे और इनके एंड रिजल्ट्स कब आएंगे और कब आएंगे तो किस तरह से बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। And there is tighter coupling between event sources and listeners in the message queue based or message topic based implicit invocation, ठीक है। अब इसमें क्योंकि उनको लिस्ट्स अपनी खुद ही मेंटेन करनी होती है, तो इस वजह से हमारे मैसेज प्रोड्यूसर, इवेंट प्रोड्यूसर और इवेंट लिसनर के बीच में कपलिंग ज्यादा है। और रिलायबिलिटी एंड ओवरहेड ऑफ इनडायरेक्ट इन्वोकेशंस में भी है इश्यू, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्वोकेशन जो हमने कहा था कि इम्प्लिसिट तो हो ही रही हैं, आप एक्सप्लिसिटली भी फंक्शन लिख सकते हैं, तो फिर उसको वो हमारा जो उसका जो ओवरहेड होता है, जो एक्सप्लिसिटली कॉल करने का ओवरहेड होता है, वो हमारे लिए इश्यू बन सकता है। अच्छा, नॉन बफर्ड हमने देखा। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो बफर्ड मैसेजेस की है। बफर्ड मैसेजेस नॉन बफर्ड दो में ब्रेक कर रहे थे, इवेंट सोर्सेज और इवेंट सिंक्स या इवेंट लिसनर्स, और ये तीन में ब्रेक कर रहे हैं, मैसेज प्रोड्यूसर्स, मैसेज कंज्यूमर्स एंड मैसेज सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। मैसेज कौन भेजेगा, प्रोड्यूसर्स, मैसेज कंज्यूमर्स, उसको इस्तेमाल कौन करेगा, और तीसरी मैसेज सर्विस प्रोवाइडर्स के इस तरह का सिस्टम जो मैसेज इधर से लेके किसी दूसरे को प्रोवाइड कर देता, ठीक है। दे आर कनेक्टेड एसिंक्रोनसली बाय आइदर अ मैसेज क्यू और अ मैसेज टॉपिक। कनेक्ट जो है अब ये है कि इस पहले वाले को ही दूसरे का एड्रेस नहीं रखना पड़ रहा, रादर हमारे पास बीच में एक तीसरा कंपोनेंट है, मैसेज क्यू है या मैसेज टॉपिक है या मैसेज सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो इन दोनों के आपस का कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं। मैसेजिंग इन इटसेल्फ किसको कहते हैं, मैसेजेस के हिसाब से ही बात होगी। मैसेजिंग इज अ मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी दैट हैंडल्स एसिंक्रोनस सिंक्रोनस मैसेज डिलीवरी इफेक्टिवली एंड रिलायबली, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है मैसेज इधर से उधर भेजने का और रिसीव करने का, इस पूरे मैकेनिज्म को मैसेजिंग का मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। मैसेजिंग क्लाइंट कैन प्रोड्यूस एंड सेंड मैसेजेस टू अदर क्लाइंट्स एंड आल्सो कंज्यूम मैसेजेस फ्रॉम अदर क्लाइंट्स। तो अब इस वाले आर्किटेक्चर के अंदर हम जो है अपने कंपोनेंट्स को मैसेज प्रोड्यूसर्स या मैसेज कंज्यूमर्स बोल रहे हैं, और एक जो कंपोनेंट है वो हमारे पास एक मैसेज क्लाइंट है। यही क्लाइंट जो है मैसेज प्रोड्यूसर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और मैसेज कंज्यूमर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है।
can produce or send message to other client or consume messages from the other client. Each client must register with a messaging destination in connection. Each client must register with the messaging destination in a connection session provided by a message service provider for creating, sending, receiving, reading, validating and processing messages. ठीक है, तो हर क्लाइंट को एक रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे पहले भी हम रजिस्टर कर रहे थे इवेंट्स के लिए, अभी भी क्लाइंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है मैसेजेस के लिए, और ये अब हम उसको क्या कह रहे हैं, मैसेजिंग डेस्टिनेशन के लिए. ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर कनेक्शन सेशन. ठीक है, अब जो मैसेज सर्विस प्रोवाइडर, जो तीसरा एलिमेंट, जो तीसरे कंपोनेंट की हमने बात की थी, मैसेज सर्विस प्रोवाइडर, उसका काम है कि वो ये मेंटेन करे कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, अभी की थोड़ी देर के लिए, इस प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से इवेंट क्लाइंट्स जो हैं वो इवेंट्स प्रोड्यूस करेंगे और कौन कौन से क्लाइंट्स जो हैं वो इवेंट को लिसन फॉर करेंगे. ठीक है, तो हर क्लाइंट को अपने आप को मैसेज सर्विस प्रोवाइडर के साथ एसोसिएट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर, ताकि अगर फॉर क्रिएटिंग मैसेजेस, सेंडिंग मैसेजेस, रिसीविंग मैसेजेस, रीडिंग और वैलिडेटिंग मैसेजेस, प्रोसेसिंग मैसेजेस. ठीक हो कोई बात. तो अब जो है हमारे पास एक तरफ तो प्रोड्यूसर्स हैं और एक तरफ मैसेज के कंज्यूमर्स हैं, और उनके बीच में मैसेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. और मैसेज सर्विस प्रोवाइडर्स एक सेशन के लिए इसका और इसका कनेक्शन बना देते हैं. वो इसके पास अब वो लिस्ट मेंटेन होती है जो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट्स के पास मेंटेन हो रही थी, अब इसका काम है वो लिस्ट मेंटेन करना, और ये सेशंस के हिसाब से लिस्ट मेंटेन करते हैं और इनका कंप्लीट कनेक्शन क्रिएट करते हैं. किधर लगाएं मैसेज बेस्ड आर्किटेक्चर, कौन सी उसकी एप्लीकेबल डोमेन्स हैं. Suitable for a software system where the communication between producer and receiver requires buffered message-based asynchronous implicit invocations for performance and distribution purposes. ठीक है, हम वहाँ लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम अपनी ओरिजिनल क्लासेस को ये काम नहीं देना चाहते कि वो अपनी लिस्ट्स मेंटेन करें फॉर परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस. रादर हम ये कर लेते हैं कि हम टेम्पररी थर्ड पार्टी एक हम मैसेज की सर्विसेज इस तरह की बना लेते हैं कि अब उन मैसेजेस की सर्विसेज का काम है कि वो उनको क्लाइंट्स को आपस में कनेक्ट कर ले. फायदा क्या होगा कि अब हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी. प्रोवाइडर वांट्स components that function independently of information about other component interfaces so that they can be easily replaced. अगर उसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई होगी तो अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो लिस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो बाकी जो उस पर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स थे वो सब के सब जो हैं उनके भी फंक्शनिंग इफेक्ट होगी. ठीक है, और ये वाला काम हम नहीं चाह रहे. हम चाह रहे कि हमारे क्लाइंट्स कंप्लीटली कंपोनेंट्स, क्लाइंट्स कह रही हूँ, क्लाइंट्स हमारे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहे एक दूसरे से. ठीक है, और ये एक दूसरे से तभी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं कि जब इस तरह का कोई काम ना हो कि लिस्ट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो. लिस्ट उस ऑब्जेक्ट से बाहर मेंटेन हो रही है, बाहर हमारे पास एक इस तरह की क्लास है जो इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो है अपने पास होल्ड कर सकती है. फिर हम कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं. The provider wants the application to run whether or not all components are running simultaneously. जब आप ये चाह रहे हैं कि अगर टोटल मेरे पास 15 या 16 क्लाइंट्स हैं और 15 या 16 सारे के सारे क्लाइंट्स नहीं भी चल रहे, 5 या 7 भी चल रहे हैं, तो आप उन 5 या 7 की बेसिस के ऊपर भी अगर अपना सिस्टम रन करना चाहते हैं तो वो भी इजीली पॉसिबल है. ठीक है, हम ये वाला आइडिया इसके साथ चाह रहे हैं. पहले तो ये था कि स्टैटिक लिस्ट थी, और स्टैटिक लिस्ट में तो जब तक सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो तब तक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिनेरियो है कि अब क्योंकि हम एक सेशन के लिए लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं और वो हमारा मैसेज वाला जो है मैसेज सर्विस प्रोवाइडर वाला जो कंपोनेंट है वो मेंटेन कर रहा है, तो अगर हमारे सारे कंपोनेंट्स नहीं भी चल रहे, वेदर और नॉट ऑल कंपोनेंट्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली, वो सारे एक साथ नहीं भी चल रहे, तो भी हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन जो है दैट वुड स्टिल रन. The application business model allows component to send information and to continue to operate on its own without waiting for an immediate response. जब asynchronous communication करनी हो तो तब हम आराम से ये वाला आर्किटेक्चर जो है क्रिएट कर सकते हैं.
बेनिफिट्स क्या है? एनोनिमिटी, ठीक है। एनोनिमिटी, मैसेज प्रोड्यूसर को नहीं पता कंज्यूमर कौन कौन से हैं, वो खाली मैसेज सर्विस प्रोवाइडर को पता है। इसी तरह जो मैसेज कंज्यूमर्स हैं उनको डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर से लिंक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एनोनिमिटी मेंटेन हो गई। एक अच्छा, एनोनिमिटी आपको बता दूं होता क्या है। एनोनिमिटी वो होती है जब आपकी आइडेंटिटी बाकियों को ना पता हो। एनोनिमस यूजर या एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपकी आइडेंटिटी, आपकी रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकियों को ना मालूम हो। तो सॉफ्टवेयर की टर्म्स में भी हम ये कर रहे हैं कि एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के बारे में ना पता हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज सर्विस प्रोवाइडिंग वाले मॉड्यूल के अंदर है, एक दूसरे के पास डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास है, डायरेक्टली नहीं है। और फिर कॉन्करेंसी, suppose concurrency both among consumers and between producers and consumers। एक से ज्यादा consumers भी एक टाइम में चल सक रहे होते हैं और एक से ज्यादा producer भी चल रहे हैं। Everybody is doing their own job, they are not dependent upon each other directly, ठीक है। तो इस वजह से concurrently आराम से हो सकता है। देन थर्ड जो हमारे पास है that is scalability, ठीक है। scalability याद है कि क्या था? स्केलेबिलिटी है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्केलेबिलिटी सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या होता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर पहले 100 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अब 1000 या 10,000 को कर सकता है, तो ये स्केलेबल है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू विच वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है कि हम इसमें कॉन्स्टेंटली नए कंपोनेंट्स या नए क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, और नए क्लाइंट ऐड करने से उनसे हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स एसोसिएट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? मैसेज क्यू की, ठीक है। अब क्योंकि मैसेज क्यू आप क्रिएट कर रहे हैं, अब आपने वो मैसेजिंग की सर्विस बनाई हुई है, तो उसमें एक हद से ज्यादा मैसेजेस नहीं आ सकते। अब हमारा जो मैसेज प्रोवाइडर सर्विस था, जब इवेंट्स जनरेट होते हैं तो वो इवेंट्स पहले इसके पास जाते हैं और इसके पास जाके और फिर सारे लिसनिंग फॉर जो क्लाइंट्स हैं उनके पास जाते हैं। तो इसकी एक लिमिट है, ये एक लिमिट से ज्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास और क्या है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाती है, ठीक। पहले तो दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे, जब पार्टीज इन्वॉल्व्ड कम थी तो कॉम्प्लिकेशन भी कम थी। अब जब आपने पार्टीज इन्वॉल्व्ड ज्यादा कर दी हैं, अब एक पूरा मैसेजिंग का सिस्टम बीच में लगा दिया है, तो अब हमारे पास ओवरऑल सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एडवांटेजेस क्या हैं? रीयूज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रीयूज इज समथिंग कि दैट हमें सारे सॉफ्टवेयर में दैट्स व्हाट वी एम फॉर, दैट्स व्हाट वी रियली वांट, रीयूज हमें जरूर मिल जाए, ठीक है। और ईजेस द सिस्टम एवोल्यूशन, सिस्टम में कॉन्स्टेंटली कंपोनेंट्स इन्हांस किए जा सकते हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं करता तो हम उसको रिप्लेस करके नया बेहतर कंपोनेंट भी ला सकते हैं और उसी को जो है इन्हांस भी कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि कंपोनेंट्स, जब भी एक कंपोनेंट एक इवेंट को अनाउंस करता है तो इसको ये नहीं मालूम कि कौन कौन से कंपोनेंट्स और किस तरह से उसको एक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसकी टेस्टिंग वगैरह भी मुश्किल हो जाती है। एंड इट कैन नॉट रिलाई ऑन दी ऑर्डर इन विच द रिस्पॉन्सेज आर इन्वोक्ड, और ये भी हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि कंट्रोल का फ्लो बनेगा कैसे। सबसे पहले कौन सा उसको जो है ट्रिगर होगा, इवेंट की ट्रिगर पे कौन सा सबसे पहले एक्ट करेगा, फिर कौन सा एक्ट करेगा, फिर कौन सा एक्ट करेगा। और इट कैन नॉट नो व्हेन रिस्पॉन्सेज आर फिनिश्ड, ये भी नहीं पता चल सकता कि अगर उसको रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे थे तो वो रिसीविंग वाला काम कब खत्म करे, कब इस तरह का होगा कि अब जो है उसको वापस इनपुट्स फीडबैक मिलना जो है वो बंद हो गया हुआ है। तो दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे। आज जो हमने अहम बात की, हमने एक आर्किटेक्चर और उसकी दो वेरिएशंस देखी कि इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर है और इसमें हमने बफर्ड और नॉन बफर्ड जो है वेरिएशंस वो कंसिडर की। इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है क्या? हम एक इस तरह का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं जो कि इम्प्लिसिट कम्युनिकेशंस करता है, मीनिंग कि वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस को जो है वो कॉल करता है। अब ये ऑटोमेटिक मैसेज कैसे कॉल हो जाता है? इन रिस्पॉन्स टू सम इवेंट, ठीक है। इवेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे।
आज रात को 4 बजे ज़लज़ला आएगा वो वाली बात नहीं हो रही। इवेंट हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, वो अपने सिस्टम से एनवायरनमेंट से रीड करके उसकी बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट की स्टेट की बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं। और उस स्टेट की बेसिस पे जो इवेंट्स हमारे पास जनरेट होते हैं, उन इवेंट्स की बेसिस पे जो क्लाइंट्स, जो कंपोनेंट्स हमारे इवेंट्स के लिसन फॉर कर रहे हैं, वो अपनी स्टेट को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पब्लिशर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, या मैसेज प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं उन्हें, और मैसेज कंज्यूमर्स कह सकते हैं। पब्लिशर्स क्या करते हैं, जब कोई इवेंट हो जाता है तो वो सारों को कम्युनिकेट कर देते हैं कि ये बात हो गई है, ये इवेंट हो गया। ठीक है, सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब फॉर करते हैं, वो लिसन फॉर करते हैं दैट पर्टिकुलर इवेंट, वो एसोसिएट कर लेते हैं अपनी क्लास को, अपने सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को उस एक इवेंट के साथ। ठीक है, और फिर जब जब वो इवेंट अकर होगा तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। हमारे पास इसमें 2 वेरिएशंस थी, बफर्ड और नॉन बफर्ड की। ठीक है, नॉन बफर्ड के क्या 2 ही कंपोनेंट्स हैं, इवेंट के सोर्सेस और इवेंट के सिंक्स या इवेंट्स की डेस्टिनेशंस, और ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें लिस्ट्स मेंटेन करने की, सब्सक्राइबर्स की लिस्ट मेंटेन करने की जिम्मेदारी ऑब्जेक्ट्स के अपने पास है। जो सब्सक्राइबर जो है किसी ऑब्जेक्ट के एक इवेंट के लिए उसके साथ एसोसिएट होता है, उसकी लिस्ट जो है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेंटेन होती है। और इसमें कोई थर्ड कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए कम्प्लेक्सिटी कम है, लेकिन प्रोसेसिंग का ओवरहेड थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि ये डायरेक्ट कपलिंग में अब आ गए हैं, तो डायरेक्ट कपलिंग में ये है कि अगर एक चीज इफेक्ट चेंज होती है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो किसी दूसरी कंपोनेंट के ऊपर भी डाल सकता। तो इसकी वेरिएशन हमारे पास जो है वो बफर्ड वेरिएशन है या मैसेजेस वाली वेरिएशन है, और उसमें क्या करते हैं कि हम एक थर्ड कंपोनेंट बीच में ऐड कर लेते हैं जो मैसेज सर्विस प्रोविजन का है, और वो क्या करता है कि हमारे कंज्यूमर से, हमारे प्रोड्यूसर से चीज़ लेके हमारे कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड करता है। तो प्रोड्यूसर्स मैसेज प्रोड्यूस करते हैं और वो मैसेजिंग सिस्टम को दे देते हैं, और मैसेजिंग सिस्टम के पास जो है कंज्यूमर्स की लिस्ट मेंटेन हो रही है, और वो इस लिस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है वो मैसेज, और वो ब्रॉडकास्ट मैसेज के अगेंस्ट जो उन्होंने एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएशन के प्रॉब्लम क्या थे कि मैसेज क्यू जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ओवरहेड बन जाती है कि मैसेज क्यू इसके अंदर लिमिटेड हो सकती है, और सिस्टम की ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लेकिन फायदे क्या है कि स्केलेबिलिटी है और एनोनिमिटी है। एक क्लाइंट दूसरे से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, तो इस वजह से जो है उनको आइडेंटिटी एक दूसरे की नहीं पता, और स्केलेबिलिटी है और रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एसोसिएशन में नहीं है तो आराम से रीयूजेबल है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड होता है। तो आज हमने एक और पूरी कैटेगरी जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की वो देख ली, एक और मज़ेदार या अहम बात देख ली कि इम्प्लिसिट आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किधर लगता है। तो ये भी इसके बाद हम इंशाल्लाह, हमारे पास एक और category और है, we'd look into that, or then we'd conclude our architectural styles. So this is all for today. I'll see you in next lecture inshallah. Till then, thank you so much.